Law of orbits. Each planet revolves around the sun in an elliptical orbit with sun at one of the foci of the ellipse. So if we consider an ellipse, so let's head to an interesting topic, warp drive. तो अभी हमें पता है यूनिवर्स में फास्टेस्ट नोन थिंग है लाइट, जिसकी मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. एक्चुअली मीटर पर सेकेंड में बोलते हैं, बट दिस इज इन किलोमीटर पर सेकेंड. सो एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डायमीटर इज समथिंग अराउंड 48.537 बिलियन. हाँ, रेडियस इज 48.537 बिलियन लाइट ईयर्स. अभी लाइट ईयर्स इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर बताया जाए तो इतना ज़्यादा वैल्यू है. व्हाट इज लाइट ईयर? लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर बेसिकली. सो एक एवरेज वैल्यू अगर मैं बताऊँ तो 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर. सो इतना ज़्यादा बड़ा वैल्यू है, और एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इतना बड़ा होता है. अभी डायमीटर अगर हम लोग देखें तो वो समथिंग अराउंड 93 बिलियन लाइट ईयर्स लंबा है. सो इवन एट द फास्टेस्ट नोन स्पीड, लाइट के स्पीड से अगर हम 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर पर सेकेंड के भी स्पीड से जाएंगे, सॉरी वो लाइट ईयर्स का वैल्यू है, तो इसके स्पीड से भी जाने के लिए हमें 93 बिलियन ईयर्स लगेंगे इवन इफ वी ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट. सो हाउ हम इंटरस्टेलर ट्रैवल, इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल या फिर कुछ मल्टीवर्स वगैरह बीच का ट्रैवल कैसे करेंगे? सो ये एक थियरी प्रपोज किया गया था, वार्प ड्राइव. इसमें दे टोल्ड अस अबाउट लाइक अगर मुझे एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे जाना है और व्हाट इफ आई टेल यू मेरी स्पीड बहुत कम है एज कम्पेयर टू यूनिवर्स. यूनिवर्स के लिए लाइट की स्पीड बहुत कम है एक्चुअली, 93 बिलियन ईयर लग रहा है, मतलब बहुत टाइम लगेगा. सो अगर मुझे कोई जगह पे जाना है, सो अगर मेरी स्पीड इतनी स्लो है कि मुझे वहाँ पे जाने के लिए 93 बिलियन ईयर्स लगेगा, तो अगर हम लोग ने एक बार ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट समझ लिया कि वो स्पेस टाइम को कैसे बेंड करता है, सो ऐसा बोलूँगा कि अब मुझे यहाँ से वहाँ तक जाना है. सो कैसा होगा अगर मैं वो जगह जो बीच का जितना भी मीडियम है उसको कंप्रेस करूं और वो चीज़ मेरे पास लाऊं और मेरे पीछे का जितना भी स्पेस है उसको एक्सपांड करूं. नहीं समझेगा, मैं बता दूँ, एक मिनट. ये है एक प्लैनेट, एक्सो प्लैनेट है बेसिकली. कोई इंटरस्टेलर बाहर है, इंटरस्टेलर मतलब रीजन में कहीं पे होगा. ये सन है, यहाँ पे अर्थ है. सो अर्थ से अगर हमें यहाँ तक जाना है तो अभी क्लोजेस्ट स्टार सिस्टम हमारे मतलब अर्थ से क्लोजेस्ट स्टार सिस्टम है जो कि सिचुएटेड है 4.25 लाइट ईयर्स पे, प्रोक्सिमा सेंटोरी. प्रोक्सिमा सेंटोरी 4.25 लाइट ईयर्स पे सिचुएटेड है, हमसे इतना दूर है. इवन एट द स्पीड ऑफ लाइट अगर हम लोग स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड पे भी जाएंगे तो भी 4.25 ईयर्स लगेंगे हमें क्लोजेस्ट स्टार सिस्टम तक जाने. सो व्हाट इफ आई टेल यू, अगर समझ लो एक स्पेसशिप यहाँ पे है तो इसके आगे का जितना भी स्पेस है तो इसको हम लोग कंप्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट कंप्रेस करेंगे. समझ लो इतना कंप्रेस हो गया तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, और साइमल्टेनियसली एट द वेरी सेम टाइम हम इसके पीछे का स्पेस है उसको एक्सपांड करेंगे. तो जब दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होगी तो हम आगे का स्पेस कंप्रेस कर रहे हैं, पीछे का स्पेस बढ़ा रहे हैं, तो वी कैन ट्रैवल इवन faster than the speed of light, or we can reach from this point to this point in no time. So this is what warp drive is all about. So in an ellipse there are two points. This is called as focus. This is singular. Focus is singular, and when we consider it together we call it foci. So foci is plural and focus is singular. Sun would be situated at any one of the foci. Let's assume that sun is here and a planet is here.
planet revolves around the sun in elliptical orbit with sun at one of the foci. Kepler's first law states this. Second law of areas. Radius vector from the sun to the planet sweeps equal areas in equal interval of time. If we draw a line and call it as a radius vector, then 8. So if let's assume that planet is here. If planet moves from this position to this position in a time t0. So this is the radius vector. This is the area swept by the radius vector. Let's assume it as a1. And in the same time interval, if the planet is here, and in the same time interval, it travels this much. So what second law states that both the areas swept in the equal interval time, the area swept will be equal. This is what Kepler's laws of planetary motions, second law of area states. Law of periods. The square of the time period of revolution is directly proportional to the cube of the semi-major axis. So this is sun, this is the planet. The largest diameter in this ellipse is called as major axis. And the smallest perpendicular to it will be called as minor axis. This will be always perpendicular to the major axis, and also it bisects it. So here's our sun. We will call this distance half of major axis as A. So the whole diameter of major axis becomes 2A, and this as B. So the minor axis becomes 2B. So this A here is R cube basically. So we can also write this as T square is directly proportional to A cube. That's what the third law states. Axis and minor axis. Also, the closest distance of the ellipse or the orbit from the sun or any other body or any other surface, whether you take earth. So if we are going to take earth and moon, so the highest point in the orbit from the surface of the earth will be called as apogee. And the closest point will be called as perigee. It's also called as apoapis and periapis. Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation states that every two objects in universe attracts each other with a force called as gravitational force, which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. So let's assume this as equation 1 and this as equation 2. So from 1 and 2 we can conclude that F is directly proportional to product of the masses and inversely proportional to the square. Now for removing this proportionality, we are going to add an proportionality constant, that is G, which value is 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. So we all heard about this formula, F is equal to m into A. So here F is directly proportional to m and A. So if we are going to remove this proportionality, we are going to add KMA करेंगे. तो मास इनटू एक्सेलरेशन. सो हम यहाँ पे g का वैल्यू 6.67 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 11 ले रहे हैं और यहाँ पे k का वैल्यू 1 लिया था क्योंकि ये आइडियल इक्वेशन है F इज इक्वल टू ma.
So for this equation to become this, we are taking k value as 1. So we are taking constant k is equal to 1 and here we are taking constant g is equal to 6.67. So ये क्यों होता है? So हमें पता है f इज इक्वल टू हमें पहले आया था और ये बाद में आया था, तो द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस, इसमें इतना डिफरेंस है कि जब ये इक्वेशन आइडियली जब फर्स्ट टाइम बना था तब हमारे पास फ्रीडम था कि 1 न्यूटन किसे बोले बेसिकली. सो ये डस्टर है एंड ये बुक है, तो तभी हम लोग के पास फ्रीडम था कि इसे 1 न्यूटन बोलना. अभी ये एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है मेरे हैंड पे और ये भी एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो तभी एक फ्रीडम था कि ये डस्टर को 1 न्यूटन बोले या इसको 1 न्यूटन बोले. और तभी इक्वेशन को एज सिंपल रखना, मतलब एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना था. सो हमने खुद ये डिफाइन किया कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू व्हेन 1 kg ऑफ मास मूव्स विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्सेलरेशन. दैट इज व्हाट कॉल्ड एज 1 न्यूटन. बट यहाँ पे क्यों नहीं लिया फिर? क्योंकि तभी हमने 1 न्यूटन ऑलरेडी डिराइव कर दिया था और हमें पता था कि 1 न्यूटन क्या होता है. सो ऑब्वियसली अगर हम लोग मास वन मतलब जी ये स्मॉल ऑब्जेक्ट्स पे होता है बट कैंसल आउट हो जाता है, तो अर्थ और मून में जी कंपेरेबल है. तो अर्थ का मास और मून का मास, उनमें जी का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट छोटे वर्ड मासेज है लाइक 10,000 kg एंड 1000 kg होगा, तो उन लोगों में वो कैंसिल हो जाता है. सो वही हमें तब वो टाइम पे एक लिबर्टी थी, एक फ्रीडम था कि हम 1 न्यूटन किसको बोले. पर यहाँ पे जो जी है, ये जी की वैल्यू हम लोग अभी जब वो वैल्यूज पुट आउट किए गए, जब अर्थ का वैल्यू m1 में पुट आउट किया गया और मून का वैल्यू m2 में लिया गया और उनके डिस्टेंस रेडियस का स्क्वायर निकाला गया, तो हमें एक एस्टिमेटेड वैल्यू आई g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11. So this is how they evaluate after conducting many experiments and tests in lab. They calculated this value. क्या? जो छोटा मास का होता है ऑब्जेक्ट, हाँ. जी क्यों कैंसिल आउट होता है? जी कैंसिल आउट इसलिए होता है क्योंकि so let's assume that let's take a small mass. m1 is equal to 1 kg and m2 is equal to 2 kg. So if we put this in the formula, 6.67 into 10⁻11 into 1 into 2 by 1 square. So this is the total force calculated. Now let's find with another equation, F is equal to ma. Now this is the force which we calculated. For the mass, let's assume mass as 1. So if we divide this by 1, this value is too small because 10⁻11 is almost negligible. So the acceleration F by m, the acceleration is almost negligible. So it basically doesn't cancel out, but this value is too small to assume, so we usually neglect this. So gravitational force is a conservative force. Conservative force is basically path independent. We have studied this in previous chapters, that a conservative force is path independent. So actual work done in a round trip
would be 0 because displacement is 0. So the work done in a straight line doesn't depend upon the path, but depends upon the initial and final position. A black hole is a region of space-time where gravity is so intense that nothing, not even particles or even electromagnetic radiation such as light, cannot escape from it. So a black hole is basically a curvature in space-time where gravity is almost close to infinity. So the fastest ever known electromagnetic radiation, also light, cannot escape it. So if we drew a structure, it looks like this. In a black hole, this particular line is called as event horizon. This is also a point of no escape, because gravity at this very point becomes so intense that not even after light crossing this cannot return back or reflect. So this is also called as accretion disk. Also called as quasars, one of the most luminous objects in universe. And as I speak before, gravity infinite कब होती है? बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी तब होगा जब एक मास अर्थ होगा. Now in black hole में singularity, which is also called as gravitational singularity, is a condition in which gravity almost approaches to infinity. As we know, weight is equal to mass into gravity. So ये लिख सकते weight upon mass is equal to gravity. अगर gravity infinite को approach कर रहा है तो mass उतना ही कम होगा, क्योंकि inversely proportional है, तो mass is close to 0. सो बेसिकली ये एक ऐसा पॉइंट है, अगर ब्लैक होल के अंदर कोई चीज़ जाती है तो वो एक सिंगल पॉइंट लेवल पे क्रश हो जाता है और मैटर इतना छोटा हो जाता है कि वो ऑलमोस्ट क्लोज टू 0 होता है. सो अगर हम स्पेस टाइम का फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम बेसिकली जिसे हम बोलते हैं, उसका अगर कर्वेचर देखें, सो लेट्स अज्यूम अर्थ है यहाँ पे, तो अर्थ स्पेस टाइम को इतना ऑलमोस्ट इतना बेंड करता है. दिस इज अर्थ. वेराज इफ वी टेक सन को ले तो वो फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम इतना बेंड करता है. नाउ अभी अर्थ का मास और सन का मास कंपेरेबल नहीं है, ऑलमोस्ट मिलियंस में है. सो एक ब्लैक होल विच इज़ नॉट इवन ऑलमोस्ट बहुत छोटा होता है, अर्थ के साइज के कंपैरिजन में भी इतना सा होता है, सिर्फ छोटा सा होता है. बट दिस कैन बेंड स्पेस टाइम सो मच, इवन ऑलमोस्ट 3 to 4 times देन सन, बिकॉज क्योंकि इसका मास ही इतना होता है कि ये ऑलमोस्ट सन से कुछ 10 to 20 times ज़्यादा मास होता है इसका, तो ये इतना स्पेस टाइम को बेंड कर सकता है. दिस इज़ द रीज़न, इसलिए ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है कि लाइट भी एस्केप नहीं करती इसमें. हाँ सर. कितना बेंड होगा? इतना बेंड होगा. अगर उस पर एक मेटल बॉल रखूँगा तो ज़्यादा बेंड होगा. अगर उस पर ऐसा 30 किलो का पत्थर ला के रखूँगा तो फट जाएगा ना, ज़्यादा बेंड होगा. अगर समझ लो मतलब फट भी नहीं रहा है तो वही सीन होता है. सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है, जो बड़ा पेपर है उसका मास ज़्यादा है, सिर्फ साइज छोटा है.
अब ये ब्लैक होल है ना, ब्लैक होल साइज के टर्म्स में दोनों से बहुत छोटा है, पर नेसेसरी नहीं है कि उसका जो मास होगा वो भी उससे कम होगा इन टर्म्स ऑफ, मतलब मास रहता है ना वो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी रहता है, हमें भी पता है। तो वो भले ही छोटा हो पर उसका मास ऑलमोस्ट 10 to 20 टाइम्स होता है सोलर मासेस के कंपैरिजन में। तो एट टाइम्स क्या होता है, अभी एक हाइपोथेसिस है, कभी सुना होगा, ब्लैक होल जो खाता है, जो अंदर जाता है ब्लैक होल के, वो साइमल्टेनियसली अलग एक डायमेंशन में खुलता है, वर्म होल, उसे वर्म होल और वाइट होल भी बोलते हैं, एक अलग हाइपोथेसिस है। तो ब्लैक होल का एकदम अपोजिट है, वो ब्लैक होल खाता है, वो बाहर निकलता है। तो जस्ट ऐसा अज्यूम करो कि ये एक फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम है, ऐसे पेपर जैसे समझ लो, और ये ऐसा है, ये एक्चुअली ऐसे होता है। अभी ब्लैक होल कभी कभी जो, अभी वो उसने जैसे पूछा कि ब्लैक होल की जो साइज होता है, ब्लैक होल का साइज वेरी करता है, एक एवरेज साइज ब्लैक होल ऑलमोस्ट सन के जितना होता है। अभी हमारे गैलेक्सी के सेंटर में जो सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, हाइपर मैसिव ब्लैक होल होता है, एक एवरेज साइज, स्मॉल साइज और लार्ज साइज ब्लैक होल होता है। तो हम यहाँ पे एक एवरेज साइज ब्लैक होल लेते हैं, तो चलो सुपर मैसिव ब्लैक होल ले लेते हैं। तो एट टाइम्स क्या होता है कि इसका जो मास है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो स्पेस टाइम को इतना हद तक बेंड कर देता है कि वो अलग स्पेस ऑफ फैब्रिक, मतलब ये जो है ना, ये अलग टाइम है, अलग फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम है। तो ये कभी कभी ना तोड़ देता है जो दोनों के बीच का है, और ये जो पाथ बनता है ना, मैंने कैसे पहले बताया था, ब्लैक होल बेसिकली सिंगुलैरिटी होती ना यहाँ पे, तो मास जब, अगर समझ लो इसका ये छोटा ब्लैक होल है, अगर ये यहाँ तक रीच नहीं कर पाया, यहाँ तक ही गया, तो ये जो सिंगुलैरिटी है, मैटर क्रश होके पॉइंट साइज बन जाता है। बट अगर उसने अगर फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम को इतना बेंड कर दे कि वो अलग जगह पे खुल रहा है, तो जो मैटर जो अंदर जाएगा ऑब्वियसली कि वो एक नूडल शेप जैसा एक लंबा सा ही हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी बहुत हाई होती है। तो अगर इफ समहाउ अगर हम लोग ये सर्वाइव कर गए, तो ब्लैक होल के वो जो पॉइंट है, तो यहाँ से जाएंगे और एक अलग पैरेलल यूनिवर्स में यहाँ से खुल सकते हैं वापस। सो ये एक हाइपोथेसिस है, कुछ साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था थ्योरी को, बट स्टिल हाइपोथेसिस है, क्योंकि वी डोंट फाइंड एग्जिस्टेंस ऑफ वर्म होल और वाइट होल्स। सो ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट ये है, देखो हमें सबको पता है ब्लैक होल के अंदर नॉर्मल फिजिक्स के जो लॉज है नेचर के, वो अप्लाई नहीं होते। तो एक स्पेसशिप, मतलब एक पर्पस ऐसा है, कुछ मॉडल इस तरह बनाया गया है कि एक बबल होगा, एक सॉर्ट ऑफ एक बबल होगा जिसके अंदर टाइम इम्पैक्ट नहीं करेगा। तो हमें कुछ स्ट्रक्चर वार्प ड्राइव में कुछ ऐसे है कि व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें आगे का स्पेस कॉन्ट्रैक्ट करना है, मैं बोला था कंप्रेस करना है, और पीछे का स्पेस एट द सेम टाइम एक्सपांड करना है। तो इन ऑर्डर टू मेक सच अ थिंग, हमें पहले तो दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ये हाइपोथेसिस क्यों है, बेसिकली ये बन सकता है, पर इसमें एक और हाइपोथेसिस है। हमें आगे का स्पेस कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए चाहिए रहता है मैटर। नाउ व्हाट इज अ मैटर? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, बट साइमल्टेनियसली पीछे का स्पेस को एक्सपांड करने के लिए हमें चाहिए नेगेटिव मैटर। हाइपोथेसिस। सो होता क्या है, नेगेटिव मैटर ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाइज अ स्पेस, बट नेगेटिव मैटर क्या होता है, मतलब वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, उस जगह पे एक वॉइड है इंस्टेड ऑफ मैटर। सो ये चीज़ हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये हमारे पास है नहीं, ये कंप्लीट हाइपोथेसिस है, इसलिए वार्प ड्राइव पूरी मतलब हाइपोथेसिस है। अगर हमें कहीं ना इन नियर फ्यूचर अगर हमें नेगेटिव मास मिलता है, तो हम साइमल्टेनियसली पीछे का स्पेस एक्सपांड करेंगे, तो ये कुछ ऐसा चलेगा। पीछे का स्पेस है ना, उसको हम लोग थोड़ा ऐसा मतलब आगे के साइड पे थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब एक्सपांड कर रहे हैं, और पीछे से थोड़ा ऐसा जा रहा है, तो एक व्हील के जैसा होगा। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ये अर्थ से ये ऐसा घूम घूम के फिर ये कोई अलग एक्सोप्लैनेट तक जा सकते हैं, फिर इंटरस्टेलर ट्रैवल हम लोग कर सकते हैं। एंटी मैटर वही होता है बेसिकली। हाँ क्या बोल रहे थे? हाँ, सुना है मैंने वैसे। अरे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, देखो जरूरी नहीं है कि नेगेटिव मैटर चाहिए, डार्क मैटर करके भी एक चीज़ होती है जो सिमिलर प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करती है। डार्क मैटर का वेरी एग्जिस्टेंस हो सकता है,
पर नेगेटिव मैटर क्या है जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता? जो तूने बोला void create होगा वही तो dark matter है। नहीं, डार्क मैटर एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करता है, नेगेटिव मास मतलब वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता और उसके जगह पे एक वॉइड है। तो डार्क मैटर सेम चीज एग्जिबिट करता है और डार्क मैटर इतने इजीली फाइंड आउट नहीं होता। डार्क मैटर कुछ ऐसे चीज़ों से बना है जो कि एग्जैक्टली एक ब्लैक होल में होता है। अभी हम लोग को पता है कि ब्लैक होल में से लाइट एस्केप नहीं कर सकता, तो डार्क मैटर में भी वही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो लाइट को ना ही रिफ्लेक्ट करते और ना ही ऑब्जर्व करते, तो लाइट उसको एस्केप नहीं कर सकता। इसलिए वही तो रीज़न है कि हम लोग ब्लैक होल को फाइंड आउट क्यों कर पाते हैं, क्योंकि ब्लैक होल को मैंने जैसे पहले बताया, ब्लैक होल के साइड में क्वेज़ार्स होते हैं जो कि बहुत लुमिनस ऑब्जेक्ट्स है, वन ऑफ द मोस्ट लुमिनस ऑब्जेक्ट्स इन एंटायर यूनिवर्स। वो एक्चुअली लुमिनस क्यों है? क्योंकि वो गर्म है। ब्लैक होल मास को इतना स्पीड से घुमाता है कि उसके आजू बाजू का जो एक्रीशन डिस्क है वो गर्म हो जाता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा लुमिनस होता है। सो ये रीज़न की वजह से ही हम ब्लैक होल को स्पॉट कर पाते हैं। अभी हमने वेरी फर्स्ट ब्लैक होल जो हमारा फाइंड आउट किया था वो है मिल्की वे गैलेक्सी में सैजिटेरियस ए, हमारा सुपर मैसिव ब्लैक होल है, तो इसी की वजह से फाइंड आउट किया था। बट व्हाट अबाउट डार्क मैटर? डार्क मैटर के अराउंड कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जिससे उसको लोकेट किया जा सके, और अभी हमको सबको पता है कि देखेंगे कैसे अगर उस चीज़ पे लाइट ही नहीं पड़ेगा। तो लाइट अब्जॉर्ब हो, जो मतलब लाइट अब्जॉर्ब हो जा रहा है, रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा है, सो हम उनको लोकेट ही नहीं कर सकते। सो इवन इफ इन नियर फ्यूचर अगर हम लोग कैसे करके डार्क मैटर कलेक्ट कर सकते हैं तो वो सेम प्रॉपर्टीज एग्जिबिट कर सकता है, तो मे बी वार्प ड्राइव पॉसिबल हो। सो वी ह्यूमंस हैव अ नेचर कि हमें हर चीज़ मेजर करनी है, हर एक चीज़। लेंथ हो गया मीटर में मेजर कर लेते हैं, पानी हो गया लीटर्स में मेजर कर लेते हैं, ml में। सो कार्डाशेव स्केल बेसिकली, इफ़ आई आस्क यू, मैंने अगर आप लोग को पूछा कि डेवलपमेंट यानी प्रोग्रेस, ह्यूमन डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को कैसे मेजर करे, तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। कार्डाशेव स्केल, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मतलब डेवलपमेंट को मेजर किया था। सो उन्होंने 3 टाइप के सिविलाइजेशन को बताया था। एक टाइप 1 सिविलाइजेशन। अब टाइप 1 सिविलाइजेशन इज बेसिकली अ सिविलाइजेशन विच, टाइप 1 सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो अपने प्लैनेट, जिस प्लैनेट पे वो रहते हैं, तो उसके जो रिसोर्सेज है, उनके क्लाइमेट फैक्टर्स लाइक वॉल्केनोज वगैरह, रेन का वो सब हो गया, तो उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। वो होती है टाइप 1 लेवल ऑफ सिविलाइजेशन। सो तो ये जो सिविलाइजेशन है ये बेसिकली मतलब एवरी एनवायरमेंटल फैक्टर जितना भी है, मतलब वॉल्केनिक एरप्शन होने दो, सी के टाइड्स कंट्रोल करने तक होने दो, तो ये वो सब टाइप 1 लेवल ऑफ सिविलाइजेशन यूज़ कर सकती है, मतलब मैनिपुलेट कर सकती है। सो अब आते हैं टाइप 2 सिविलाइजेशन पे। अब टाइप 2 सिविलाइजेशन अपने होस्ट प्लैनेट पे बैठ के खुश नहीं रहता, ये जाता है मतलब अपने नेबरिंग प्लैनेट्स पे। नेबरिंग प्लैनेट्स अगर मैं अर्थ का एग्जांपल दूं तो वीनस हो गया, मर्क्यूरी हो गया, ये सब हमारे नेबरिंग प्लैनेट्स हैं। अगर हम कहीं पे टाइप 1 सिविलाइजेशन बन गए तो उसके अगला वाला फैक्टर है टाइप 2 लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, जिसमें हम अपने प्लैनेट के रिसोर्सेज तो यूज़ कर सकते ही है, एंड उसके बावजूद हम जो बाकी के जो प्लैनेट्स हैं मतलब जिसके अलग अलग स्पेशलिटी है कोई प्लैनेट की, तो उसके भी रिसोर्सेज हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वो होती है टाइप 2 लेवल ऑफ सिविलाइजेशन। सो बेसिकली सैटर्न का एक मून है टाइटन। टाइटन पे देखो, वी ऑल नो कि सन है ना, सन का जब फ्यूल ख़त्म होता है तो सन एक एवरेज साइज से ना बड़ा हो जाएगा। मतलब अभी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टार्स, ठीक है। एक होता है ब्लू ड्वार्फ, एक होता है रेड, और एक होता है येलो। हमारा जो सन है ना वो है येलो, ये इसमें है। स्टार्स इन तीनों कलर में अवेलेबल मतलब होते हैं, एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं, तो रेड में भी हो सकते हैं, ब्लू में भी हो सकते हैं। तो ये जो फेज़ है ये कुछ ऐसा जाता है, रेड से येलो, येलो से रेड, एंड रेड से ब्लू। तो हमारा जो सन है, जब गैस जो H2 जो फ्यूल है बेसिकली, जब वो कंज्यूम हो जाएगा पूरा, तो ये जो सन है ना वो एक्सपांड करना चालू करेगा। अभी आगे अगले वाले ऑर्बिटल में जो मर्क्यूरी है, फिर वीनस है, देन अर्थ, देन मार्स, एंड आगे जो फर्दर प्लैनेट्स है,
तो ये सन जब एक्सपांड, जब फ्यूल से जब रन आउट हो जाएगा तो ये एक्सपांड करेगा, तो ये मे बी मर्क्यूरी को एनगल्फ कर ले, वीनस को एनगल्फ कर ले, और मे बी अर्थ भी हो सके। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जब ये अर्थ को एनगल्फ कर जाएगा तो यहाँ पे जो सैटर्न है, सैटर्न, तो सैटर्न का जो एक मून है टाइटन, उधर हमें लिक्विड वाटर, उधर हमें ना लिक्विड वाटर है ना, उसकी पॉसिबिलिटी मतलब मिली है। एक्चुअली वो लिक्विड वाटर नहीं है, वो फ्रोजन फ्यूल है। तो मैं बोल रहा हूँ सैटर्न का एक मून है, सैटर्न के एक मून पे लाइक फ्यूल, पेट्रोलियम हो गया, फिर बाकी के जितने भी फ्यूल्स है वहाँ पे अवेलेबल है। तो मैंने कैसे पहले बोला, टाइप 2 लेवल ऑफ सिविलाइजेशन यूजेस एवरी प्लैनेट, तो वही वो प्लैनेट का मून्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अभी पेट्रोल का भाव बढ़ गया, सबको पता है, तो एक अच्छा अल्टरनेट है ये। तो अगर नियर फ्यूचर हम अगर यहाँ तक पहुँच सकते तो हम मे बी फ्यूल हार्वेस्ट भी कर सके। लाइक अभी एक कॉन्सेप्ट आता है डायसन स्फीयर का, टाइप 2 लेवल ऑफ सिविलाइजेशन ये करने के काबिल है। डायसन स्फीयर एक हाइपोथेसिस है जिसमें देखो अर्थ पे हम सोलर पैनल्स लगाएंगे, इतना इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, वो इतना कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। तो जो सन है, तो सन एक्चुअली देखो सन के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वगैरह हो गया, फिर बाकी के सब चीज़ हो गए, तो सन जितना लाइट प्रोवाइड कर रहा है हम लोग को, उसका बहुत कम परसेंट में हम लोग उसका यूज़ कर रहे हैं। सो डायसन स्फीयर इज बेसिकली समथिंग लाइक सन के अराउंड एक ऐसा एक स्पीयर बनाना है सोलर पैनल्स का, मतलब बहुत ज़्यादा, वी नो बहुत ज़्यादा। तो एक्चुअली क्या होगा, मतलब सैटेलाइट्स अभी इतना मास कहाँ से लाएंगे, अर्थ का आधा मास तो कहा जाएगा वो। सो मर्क्यूरी एक सबसे आइडियल प्लैनेट है इसके लिए। मर्क्यूरी पे मेटल्स बहुत मिलेंगे, तो अगर इफ समहाउ अगर हम लोग मर्क्यूरी पे जाके मतलब मेटल्स को यूज़ कर पाए, उसके जो मेटल्स उनको कन्वर्ट करके मतलब थोड़ा यूज़ करें सोलर पैनल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करने में, तो ये सन के आउटर लेयर पे एकदम अच्छे से एक डायसन स्फीयर बन सकता है। डायसन स्फीयर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायसन स्फीयर सोलर रेडिएशन से इतना एनर्जी प्रोवाइड करेगा, लाइक वो समथिंग अराउंड टाइप 2 लेवल ऑफ सिविलाइजेशन कुछ इतना खाते हैं, मतलब raised-8, हाँ इतना एनर्जी वो यूज़ करने के काबिल है। तो सन इतना एनर्जी आराम से प्रोवाइड करा सकता है। तो हम ना ही अर्थ के, मतलब अर्थ पे जो सोलर पैनल्स लगे थे, नहीं, सन के अराउंड ही पूरा डायसन स्फीयर बनाना है। इससे प्लैनेट का जो लूमिनस है, मतलब जितना वो लुमिनेट करता है, जितना ब्राइट दिखता है, वो थोड़ा अफेक्ट हो सकता है। बट हमें इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक पावर, सोलर पावर की वजह से जो एनर्जी मिलेगा वो बहुत ज़्यादा होगा। एंड दिस पावर कैन ऑल्सो बी used for as a fuel in spaceships। बेसिकली अभी हम स्पेसशिप्स में क्या यूज़ करते हैं, H2 हाइड्रोजन हो गया, लिक्विड हाइड्रोजन हो गया, फिर हीलियम हो गया और बाकी के सब। तो अभी हमने कुछ ऐसे इंजन्स नहीं डेवलप किए हैं जो इलेक्ट्रिक पावर को यूज़ करके हमें प्रोपल्शन दे। सो इन नियर फ्यूचर अभी बहुत सारे साइंटिस्ट और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स पे काम हो रहा है कि एक इलेक्ट्रिक रिएक्टर ऐसा, इंजन जैसा बनाया जाए जिससे रॉकेट को मैक्सिमम प्रोपल्शन मिले। तो ये जो हमें जो पावर मिल रही है इलेक्ट्रिसिटी में, सो ये हम अगर इसमें यूज़ कर सके तो हमारा फ्यूल भी मतलब बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो सकता है, तो हम ट्रैवल वगैरह भी अच्छे से कर सकते हैं। सो दैट इज इट, टाइप 2 लेवल ऑफ सिविलाइजेशन। तो दिस सिविलाइजेशन is capable of doing मतलब making a Dyson sphere along the sun. Now let's head to type 3 civilization. अब ये civilization है, ये civilization is capable of interstellar travel. Type 3 level of civilization is capable of interstellar travel. बेसिकली इंटरस्टेलर ट्रैवल क्या है, दो स्टार सिस्टम्स के बीच में जो ट्रैवलिंग है उसे कहते हैं इंटरस्टेलर ट्रैवल। तो टाइप 3 सिविलाइजेशन ये करने का मतलब कैपेबल है। सो टाइप 3 लेवल ऑफ सिविलाइजेशन अभी कार्डास स्केल में तो टाइप 1, 2 और 3 ही था, पर 4th और 5th वगैरह में भी कुछ मतलब अपडेट किया गया, मतलब बाकी के साइंटिस्ट ने डाल दिया था। टाइप 4 अभी टाइप 4 हो गया,
अभी मैंने यहाँ पे कैसे बोला इंटरस्टेलर ट्रैवल करने के कैपेबल है, ये होते हैं इंटर गैलेक्टिक ट्रैवल करने के लिए। अभी इंटरस्टेलर ट्रैवल इज विद इन आर मिल्की वे गैलेक्सी बेसिकली। सो इंटर गैलेक्टिक ट्रैवल मतलब अभी हमारा नेबरिंग गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। लाइक अभी आ ही गए तो उस पर बताता हूँ मैं। मिल्की वे गैलेक्सी का रेडियस है ना, वो है समथिंग 105,700 मिलियन है। हाँ नहीं सॉरी, ये इतना लाइट ईयर्स है, मतलब लाइट के स्पीड से जाने के बाद उसका सिर्फ रेडियस कंप्लीट करने के लिए, रेडियस है, डायमीटर नहीं बता रहा मैं, मतलब फ्रॉम आउटसाइड, मतलब उसके जो आउटस्कर्ट्स हैं वहाँ से लेके ब्लैक होल के एकदम सेंटर तक जाने तक लाइट को जितना टाइम लगेगा वो है ये 105,700 लाइट ईयर्स। अब मैंने पहले बताया था 1 लाइट ईयर इज अप्रॉक्सीमेटली 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर, तो 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर को इससे मल्टीप्लाई करो कितने किलोमीटर जाएगा। सो इतना टाइम लगेगा लाइट को वहाँ पे जाने के लिए। सो टाइप 4 लेवल ऑफ सिविलाइजेशन इंटर गैलेक्टिक ट्रैवल कर सकता है। टाइप 5 लेवल, हाँ जब हम ये भी एक हाइपोथेसिस है कि जब तक हम यहाँ पे पहुँचेंगे इन नियर फ्यूचर, सो हम हर एक डिजीज़ को भी क्योर कर सकते। सो एक बताया गया था ऐसी, मतलब एक पॉइंट ऐड किया गया था कि बाय दिस टाइम व्हेन वी ह्यूमंस रीच दिस पॉइंट, हम बेसिकली इमॉर्टल हो सकते हैं तभी तक। सो एक बचकाना था हाइपोथेसिस लगता है नो, बट ये पॉइंट मेंशन किया गया था कि वी ह्यूमंस कैन बिकम इमॉर्टल। अब टाइप 5 लेवल ऑफ सिविलाइजेशन है, अभी मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, आई रीड दिस इन एन आर्टिकल कि टाइप 5 लेवल ऑफ सिविलाइजेशन बेसिकली क्रिएटर्स होते हैं। ये टर्म कभी सुना होगा, आई डोंट नो, बट क्रिएटर इज बेसिकली, मतलब ये जो पॉइंट है ना, क्रिएटर इज बेसिकली गॉड। वो डायरेक्शन में क्या करें, क्रिएटर इज बेसिकली गॉड। तो हम हर एक चीज़ मैनिपुलेट कर सकते हैं ये टर्म पे, और इसका कुछ डायमेंशन भी बहुत कुछ अलग वैसा होता है। सो ये है कार्डासियव स्केल, और ये मेजर करता है कि व्हाट इज़ ह्यूमन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बेसिकली। सो ये सब है।